अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2 अगस्त 2022 रोज़ मंगल आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं। पीडीएम का प्रेशर आखिर काम दिखा गया। इलेक्शन कमीशन आज 10 बजे ममनुआ फंडिंग केस में अपना इब्तदाई फैसला सुनाने जा रहा है। पीडीएम के जिन लोगों से मुलाकातें हुई, इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने बाहर आके जो बातें की, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई। उनका मिलना, प्रेशर डालना, ये मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है। और मैं जब मीडिया टॉक हुई कि इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट रेफरेंस कैसे फाइल हो सकता है, जो मैंने गुफ्तगू की है वो ज़रा सुन लीजिएगा। आपके हवाले से एक इल्ज़ाम लग रहा है कि ये कोई शायद ये मुल्क से प्यार करने वाली जमात नहीं है, इन्होंने कोई पैसा लिया है। आप लोगों को आर्टिकल 17 समझना पड़ेगा। सियासी जमात जो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ या बाकी किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। फॉरेन फंडिंग का जो एलिमेंट है वो आर्टिकल 17 में आएगा। और फॉरेन फंडिंग में अगर आपने निकालना है किसी सियासी जमात को, तो उसके लिए वफाकी हुकूमत एक ऑर्डर जारी करती है। वो ऑर्डर जारी करेगी उसको बैन करने का। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा आर्टिकल 17 के तहत और इलेक्शन एक्ट 212 और 213 के तहत। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कंफर्म कर देती है कि ये सियासी जमात पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है, तो फिर पार्टी बैन हो सकती है। जबकि ये जो केस है ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है कि किसी कंपनी से या किसी और फर्द से पैसे ले लें। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का आर्टिकल 6 है और पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स 6 के तहत ये फंड जब्त हो सकते हैं। पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती है। अगर ये रिपोर्ट आने के बाद शोकस जारी होगा, शोकस का जवाब आएगा, तो फिर ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इससे सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना बैन हो सकती है, ना किसी इमरान खान या किसी और के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। अब मैं आपको आगे मामले की तरफ लेकर जाता हूँ कि केस है क्या। ये पहली तो बात है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है और ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत है। सेक्शन 6 बड़ा क्लियर है। एनी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन विच इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस ऑर्डर शैल बी कन्फिस्केटेड इन फेवर ऑफ द स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। कि मुनवजा तरीक़ाकार है। तो पॉलिटिकल पार्टीज रूल 2002 के तहत क्या है कि वो गवर्नमेंट की यानी इसमें क्या होगा, ये पहले ऑर्डर पास करेंगे सेक्शन 6 के तहत, ठीक है ना जी। और लेकिन अब क्या होगा उसके बाद वजाहत देनी होगी उनको। यानी पहले ये ऑर्डर पास होगा कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है और उसके बाद सेक्शन 6 के रूल 6 के तहत वो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो भाग सरकार जब्त हो जाएगी। उसमें शोकाज दिया जाएगा और शोकाज के बाद बाकायदा सुनने के बाद ये भाग सरकार जब्त हो जाएगी और वहाँ जमा करा दीजिएगा। ये मैं आर्टिकल 6 भी बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ और रूल 6 भी बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ ताकि आप समझ सकें इशू है क्या। और ये जो कहा जा रहा है ना कि पार्टी बैन हो जाएगी, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नहीं है, ये दूर के डोल साल हैं। ये जो है ना इनको ख्वाब नज़र आते रहते हैं कि जनाब इमरान खान किस तरह सियासत से बाहर हो जाए। इतना आसान काम नहीं इमरान खान को सियासत से बाहर निकालना। आर्टिकल 17 पढ़ना है। ये जो बात आती है कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, एक पार्टी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है उसे बैन किया जा सकता है। और यहाँ ये लिखा है कि जो अकाउंट आएगा उसको बाकायदा अकाउंट फॉर करने का आर्टिकल 17 बैकग्राउंड पे चल रहा। और ये जब बात हो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर पार्टी काम कर रही है तो उस पर वफाकी हुकूमत जो है वो पार्टी को ऑर्डर पास करेगी कि जनाब ये करिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करेगी। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर देगी कि जनाब ये जो है ये पाकिस्तानी सालमियत के ख़िलाफ़ को पार्टी काम कर रही है तो पार्टी तहलील हो जाएगी। फिर वो अपना सेक्शन 212 213 इलेक्शन एक्ट का इतलाक़ होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से जब वो ऑर्डर जारी कर देंगे तो तमाम मेंबरान नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बलीज़, लोकल गवर्नमेंट, वो सारी उनकी सीटें ऑटोमेटिकली खाली हो जाएंगी। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन है ना उन्होंने ऐसा कुछ किया है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्ड पे आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने जब आज हाई कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू की ये प्रोहिबिटेड फंडिंग के बारे में, पहले ज़रा वो सुन लीजिएगा। निकाला जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को निकालना है और उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना पड़ेगा।
और उसमें भी 3 वजूहत बताई गई हैं, मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट। अब इस केस के अंदर तहरीक इंसाफ ने जो बात की है, मिसकंडक्ट ये आता है कि उन पे एलिगेशन है बायस की, उनसे एलिगेशन है दूसरी सियासी जमातों से मिलने की, तो ये मिसकंडक्ट के अंदर ये आ सकता है। लेकिन इसके लिए रेफरेंस दायर करना होगा। रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दायर कर सकती है, उनका कोई भी नुमाइंदा या लीडर वो भी दायर कर सकता है, और सदर पाकिस्तान भी आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर कर सकते हैं। उसका शोकॉज जारी होगा पहले, फिर हेयरिंग होगी। हेयरिंग के अंदर बैठकर अगर ये साबित हो गया तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान को निकाला जा सकता है। करारदादों की हैसियत तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसकी कानूनी और आइन में अगर कहा जाए कि इस बुनियाद पर इनको हटा दिया जाए तो वो तो शायद ना हो सके। हमें उसके लिए आना पड़ेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है कि वो बाकायदा हेयरिंग करने के बाद या ट्रायल करने के बाद रेकमेंड करती है, और सदर पाकिस्तान फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर मैं अब आगे लेके जाता हूँ। रहमत शाह अफरीदी ने उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ में पैसे, अभी आज तक इसकी रिबर्टल नहीं आई। ये वो पैसा है जो ब्लैक धन, अब जो काला धन जो है वो ऑफशोर कंपनियों में डाला हुआ है और छुपाया हुआ है। रहमत शाह अफरीदी हमारे दोस्त काशिफ बशीर खान साहब के साथ इंटरव्यू करते, क्या कहते हैं जरा वो सुनिए। कि उसामा बिन लादेन से मेरी दोस्ती जो थी उससे पहले से थी, अफगान वार की वजह से मेरी मुलाकात भी होती थी। जब भी मैं जाता था उम्रा करने तो मुलाकात होती थी। मैं कभी उनके हाथ ठहरा नहीं हूं, न गया हूं। खाना छाना वो मुझे बेचते रहे, मेरी वालदा मेरे साथ होती थी। तो मुझे उसामा बिन लादेन ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है जो आप लोग आपस में इख्तिलाफ है। मैंने बोला वो अपने वादे का पाबंद आदमी नहीं है, झूठ बोलता है, और उनके अज़ाइम जो है वो बहुत आगे तक है, और मैं इसलिए उनके मुखालिफ हूँ। बाकी मेरा कोई ऐसा नहीं है। तो कहा यार आज वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, मेरे पीछे मेरे कभी दोस्त लगाए हुए हैं, तो आप मेरे साथ चले। ये मदीना मुनव्वरा की बात है। तो मैंने कहा, कहते उसमें ग्रीन पैलेस होटल, अब वो गिरा दिया गया होटल, उसको 5 स्टार होटल एक ही था। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मियाँ साहब समझेंगे कि अगर कोई आपने ना कर दी या इनकार कर दिया तो वो समझेंगे कि मैंने आपको मना किया है। तो कहा अच्छा चले आप ऐसे करें कि वो तो काफी बड़ा उनका वो है, वो जो कैफेटेरिया है, तो आप वहां किसी जगह पे बैठ जाए, आप वहां पे हो। तो मैं अपनी वालदा को भी ले गया था, तो वहाँ मियाँ साहब थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा खालिद थे जिनको वजीरिस्तान में जो हो गया हुआ, ख्वाजा खालिद साहब थे, और खालिद ख्वाजा, और एक और साहब थे और मियाँ साहब थे। तो वहां पे मियाँ साहब ने जिस तरीके से उनको आराम किया था, मुझे अभी तक याद है, उनके एक्शन भी मुझे याद है कि जिस तरीके से बिल्कुल ही मतलब कुछ करने जो भी था उसके लिए वो तैयार थे। उनके पाँव पे यहाँ पे हाथ लगाया था, और उसामा नाराज हो गए थे जब मुझे ये आवाज आई कि आई लव आल्सो जहाद, नवाज शरीफ ने कहा। क्योंकि उनकी अंग्रेजी मेरी तरह है, तो उस पर उसामा बहुत सख्त नाराज हो गए। अच्छा, तो फिर ये इन्होंने कहा कि अब फिर साढ़े माई बाप हो, ये मुझे ये लफ्ज अभी तक याद है। इनके जहाद के प्यार करने पे या लव जहाद के पे नाराज क्यों हुए? क्योंकि आई आल्सो लव जहाद, मेरा ख्याल है अंग्रेजी में इस तरह नहीं बोला जाता है, जो अंग्रेजी वाले कहते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता। तो खैर रात को हमारी मुलाकात हुई उसामा के साथ। उसामा ने बताया कि वो कश्मीर और अफगान जहाद के लिए उनके बहुत बड़े अज़ाइम हैं और अपना भी बहुत कुछ खर्च करने के लिए तैयार है। तो मैंने उनको हाँ कर दिया है 150-1.5 अरब रुपए का। 1989 की बात है। जी हाँ, तो 1.5 अरब रुपया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से लिए थे, जो जहाद के नाम पर थे, और वो उसमें 27-28 करोड़ रुपए बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पेश खर्च किया था। जो पैसे लिए वो मोहतरमा बेनजीर की गवर्नमेंट टॉपर करने पे लगाए गए, वो 27 करोड़ लगाए। 27 करोड़, तो बाकी 1 करोड़ जो है 1 करोड़ 24 लाख या 25 लाख जो इनका बंदा था वहां मदीना में ही खा गया था। अच्छा, और 1 करोड़ एक और साथी इनका खा गया था, बाकी फिर इनके थे। अब मुझे पता नहीं इन्होंने क्या किया है। रहमत शाह अफरीदी साहब, मियाँ नवाज शरीफ एंड ब्रदर्स जो उनकी कंपनी है,
90s में, अर्ली 90s में आपके ऊपर एक केस भी करते हैं अकरम चौधरी साहब, उनके वकील होते हैं आपकी तरफ से सैयद, आप उसका मुकाबला करने के लिए आपने ऐसा क्या छापा था कि जो आपके खिलाफ इन्होंने डैमेजेस का सू भी किया था, और जब आपने कहा था कि मैं इसको फेस करूंगा, सैयद अफजल, आई स्टिल रिमेंबर, सैयद अफजल हैदर साहब आपके वकील थे, तो फिर इन्होंने वो केस वापस ले लिया था। वो कौन, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने ऐसा क्या फ्रंटियर पोस्ट में 90s की सियासत में, जिसमें बड़ी पोलराइजेशन थी, जिसमें हुकूमतों का बड़ा जबर था, आपको याद है, तो उसमें आपने ऐसा क्या छापा था? वो ऐसे हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके 2-3 काम बड़े, आज भी आप उनको देख सकते हैं, उसके सबूत मौजूद है, जमीन पर मौजूद है, काफी बड़ी शक्ल में। एक तो अपने ही लिए एक ही दिन में और एक ही सीरियल नंबर पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कारखाने अपने नाम पर मुख्तलिफ नामों पर अलॉट करवाए थे। ये रायविंड का पहला कारखाना जो है वो उनके लगे हैं, रायविंड जो इंडस्ट्रियल जोन है। तो साथ एक काम इन्होंने ये कर दिया कि 24 शुगर प्लांट अलॉट करवाए और उसका टाइम रखा गया था कि 3 साल के अंदर ये इंस्टॉल होने हैं, प्रोडक्शन में आने हैं। और उन जिन को वो दिए गए थे उनसे इत्तेफाक फाउंड्री ने एग्रीमेंट कर लिया था कि इत्तेफाक फाउंड्री से लिए जाएंगे। अच्छा जी, उनकी मशीनरी जो है शुगर प्लांट जो है, और 3 साल में लगाने थे। तो 3 साल का मतलब ये है कि 3 साल में तो वो 24 तो नहीं बन सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा शक हुआ, मुझे हुआ तो एक तो ये था कि उस वक्त चीनी की जरूरत नहीं थी, चीनी हमारे यहाँ काफी वफादार थी। तो दूसरा ये था कि इन्होंने जब ये एग्रीमेंट कर लिया था, उसके जिन लोगों से किया था वो 2 मेरे जानने वाले हैं, वो मैंने खुद देखे थे। तो उन्होंने भी कहा कि यार हम भी हैरान हैं, हमें कैसे देंगे, एग्रीमेंट तो हमने कर लिया। खैर पता चला कि मियां साहब ग्रुप ने, मियां साहब ही कह सकते हैं, अब ये तो मियां साहब ये हिंदुस्तान से उन्होंने 15 शुगर प्लांट्स का सौदा इंडिया में किया था। ये 1992-3 की बात बता, 92 में वो आ गई थी मशीनरी। राम शाह फरीदी साहब, आपने ये बात भी सारी सुन ली है और यहाँ से आप समझ जाएंगे। और मैं अब जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है आरफ नकवी के बारे में, आरफ नकवी जो है वो अबराज ग्रुप से ताल्लुक़ है। के इलेक्ट्रिक इन्होंने ख़रीदी, मुझे अच्छी तरह याद है 2019 में मैं चाइना के अंदर मौजूद था, शंघाई इलेक्ट्रिक के कुछ लोगों से मुलाकात हुई कि के इलेक्ट्रिक आप क्यों नहीं ले रहे, तो फिर नवाज शरीफ का नाम बड़ा वाज़ेह, और मैंने उससे भी कई प्रोग्रामों में ये बात मैंने कही है कि ये रिश्वत मांगते और ठीक ठाक रिश्वत मांगते थे। उन्होंने कहा इतना पैसा इन लोगों को देना है तो क्या जरूरत पड़ी, हमने खरीदते इस बात को। यानी इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और जहां तक आरफ नकवी के हवाले से बात है, अरशद शरीफ ने अपने प्रोग्राम में क्या बताया कि ये जो पैसा आया किस तरह आया, साफ शफाफ तरीके से आया, जरा वो भी सुन लीजिएगा। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा कि वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई 2.1 मिलियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी उन्होंने फंडिंग की है। और जो आप डॉक्यूमेंट इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, वुटन क्रिकेट क्लब बाकायदा तौर पे केमन आइलैंड में रजिस्टर किया था और 2015 में ये कंपनी इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 30 जून 2015 को डिसॉल्व हो गई थी। ये वो कंपनी है वुटन क्रिकेट लिमिटेड जो केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड थी और इसके ज़रिए से फंड्स चैनल हुए थे। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने एक कंपनी बनाने की कोशिश की जिसको कहा जाता है सरमाया पाकिस्तान, द होल्डिंग कंपनी फॉर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, और हमें बताया गया कि जनाब जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं इसको पार्क कर दिया जाएगा, कुछ मैनेज किया जाएगा फंड। तो ये सारा क्या, और ये भी किताब में ही लिखा हुआ है द की मैन में कि किस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई और सरमाया पाकिस्तान के जरिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस तहरीक इंसाफ ने इनको देनी थी। सवाल यहाँ पे नाज़रीन यह आ जाता है कि ये लोग बाहर तो पकड़े जाते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, पाकिस्तान में क्यों नहीं पकड़े जाते? पाकिस्तान में नाज़रीन इस सारे केस से हमें ये पता लगता है कि ये वो लोग हैं हमारे निज़ाम में बैठे हुए जो सब जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, चाहे आर्मी चीफ, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर, उस पर अगर अमल हो तो शायद इस तरह के लोगों का एहतसाब हो सके और ये फंडिंग के मामलात हैं ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी होने चाहिए। अच्छा, आपने ये गुफ्तगू भी सुन ली अरशद शरीफ के हवाले से और मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। बड़ा साफ केस है। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? फंड कन्फिस्केट, प्रोसीजर सरकारी ख़जाने में, लेकिन इसके साथ वो कहेगा, FIA को कहेगा कि जनाब आप इसकी इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें
और साथ साथ वाकई हुकूमत को कि आर्टिकल 17 की तरफ चल जाएंगे, सारे का सारा इख्तियार जो है गैर कानूनी और दायरा इख्तियार से बाहर होगा, ये आला अदालतों में चैलेंज हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ये कल के यानी आज के फैसले के बाद इसके अगेंस्ट मिसकंडक्ट का केस और स्ट्रांग हो जाएगा और उसके लिए वो तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौरी तौर पर रेफरेंस लगे या लगे, आर्टिकल 209 जो है बैकग्राउंड पे अभी चल रहा है ताकि आपको रेफरेंस का मतलब समझ आ जाए। अब मैं आगे चलने से कबल एतजाज़ हसन के प्रोग्राम अमीर अब्बास का जिक्र ज़रूर करूँगा जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बून का किरदार बड़ा डिस्कस आया। बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हमारी बारें जो हैं ये आला कार बन चुकी हैं और इसका नुकसान उन्हें आइंदा वाले इलेक्शन में होना है और बड़ा शदीद नुकसान होना है कि उन्होंने जो एजेंडा लेकर चले थे वो एजेंडा किसी का हाथ नहीं आया। ज़रा वो मैंने आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जितना भी है जो बड़ा लंबा प्रोग्राम है लेकिन मैं रेलेवेंट आपकी तरफ चला रहा हूँ। आखिरी सवाल सर आपसे कि आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ आई, पीडीएम, मौलाना साहब, पीएमएलएन सब मिल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई, उस वक्त तासुर ये था या ख्याल ये था कि इमरान खान साहब रुस्वा होकर निकलेंगे इक़्तिदार से, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, ये अपना बिस्तर उठाएंगे या लंदन चले जाएंगे अपने बेटों के पास, बाकी ज़िंदगी वहाँ गुजारेंगे या बनी गाला की पहाड़ी पे बैठ जाएंगे, कभी नज़र नहीं आएंगे किसी को। ये तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई। वो इमरान खान जिसने रुस्वा होना था उसने अपने निकालने वालों को रुस्वा कर दिया, वो खुद इस वक्त क्लाइमेक्स ऑफ पॉलिटिक्स पे चला गया। तो ये पीपल्स पार्टी ने सियासी गलती या हिमाकत नहीं कर दी नून लीग के पीछे लगकर? हिमाकत तक तो मैं नहीं कहूँगा, पर इस फैसले से मैं तो मुत्तफिक नहीं था और अभी भी कहता हूँ कि ये रुस्वा करेंगे हमें और रुस्वा कर रहे हैं हमें। और आप देखेंगे 20 बाई इलेक्शंस हुई हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के एक बैलेट पेपर पे पीपल्स पार्टी का निशान नहीं है और ये लाहौर की या पंजाब की बाई इलेक्शंस है। तो हमें इसका नुकसान है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं तो समझता हूँ हमने बहुत सेक्रीफाइस दी है इस इत्तेहाद में आने के लिए और इसमें मेरे ज़हन में कोई दो आरा नहीं है। और मैंने पार्टी में भी कहा, मैंने कहा कि ये इमरान खान को आप हटाएंगे तो ये 10 गुना साइज का बन जाएगा और आपका रास्ता रोकेगा 50 फुट का इमरान खान। सही। बट इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह खुद इतनी गलतियां करते हैं और एक दो गलतियां उन्होंने इतनी बड़ी कर दी हैं तो उन्होंने अपने लिए बड़ा मुश्किल का पहाड़ कर लिया। यही एतजाज़ साहब आपकी खूबी और आपकी खूबसूरती यही है कि आप अपना जो सियासी राय सामने रखते हैं उसमें अगर आपकी पार्टी के ऊपर कोई तनकीद हुआ तो आप वो भी फेयर क्रिटिसिज्म करते हैं। आप अपने प्रोफेशन के हवाले से भी बड़ा फेयर क्रिटिसिज्म करते हैं और ये बहुत कम इस वक्त इस बात का बहुत कहत है हमारे यहाँ के लोग अपनी अपनी पार्टी को और अपने अपने शोबे का बेजा दिफा करते हैं बजाय ये कि मुस्बत तनकीद की जाए। तो एतजाज़ साहब में ये खासा है कि वो फेयर क्रिटिसिज्म करते हैं, अपने से उसका आगाज़ करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आखिरी हिस्से की तरफ कि ये सारा मामला आ जाता है, इमरान खान साहब गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उससे पहले वो चाल तो उन्होंने चल दी। हमने कहा कि हमने एतमाद का वोट या तहरीकी अदम एतमाद, चूँकि इस्तीफ़े नहीं हुए थे, इस्तीफ़े तो आपके 11 कर दिए, ये वो कर दिए जिन लोगों से हम मिल के गवर्नमेंट गिराना चाहते थे। तो अगर वो सियासी जमातें आपके साथ मिलती भी हैं तो आपके पास तो वोट ही पूरे नहीं होंगे। एतमाद का वोट लेने को कहेंगे, राजा रियाज चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं वहाँ पर, या जो भी कोई हेड है, जो भी नूर आलम बैठे हुए हैं, वो पार्लिमानी पार्टी कहलाएगी तहरीक इंसाफ की। पार्टी लीडर जो मर्ज़ी कहता रहे लेकिन डायरेक्शन वो मानी जाएंगी जो पार्लिमानी पार्टी की है। तो ये ख़तरनाक ट्रेंड है। अगर उन्होंने एतमाद का या शहबाज शरीफ अभी किसी वक्त आप फैसला कर लेंगे मैं एतमाद का वोट लेना चाहता हूँ, एतमाद के वोट में ये लोग पार्टियाँ भी साथ शामिल है कि इन पर डिफेक्शन नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNA जो उस तादाद से ज़्यादा हैं वो वहाँ मौजूद रहें और अपोजिशन लीडर का वो अपने पास ले लें। और उस अपोजिशन लीडर जब इनके पास आएगा, पार्लिमानी पार्टी भी आ जाएगी, मेजॉरिटी आपकी होगी और आप फिर आगे फैसला क्या कर सकेंगे जो आपने काम करना है। और उसमें मिसाल के तौर पर अगर चेयरमैन नैब की बातें हो रही हैं, वो लगा था, वो गलत लगा था, तो आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान अगर ये इस्तीफ़ा देते हैं या फ़ारग होते हैं तो उनको तैनात करने के लिए आपका अपना बंदा तो होना चाहिए ना। अपोजिशन लीडर वो आपको सीरियसली सोच रहा है और ये मैं बताता रहता हूँ।
और मैंने यहाँ मीडिया से क्या गुफ्तगू की इस बारे में ज़रा वो सुनिएगा। पर अगर आप देखें वफाकी हुकूमत जो इस वक्त है बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ कायम है, बड़ी मामूली सी मेजॉरिटी है उनकी। अगर सदर पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहते हैं शहबाज शरीफ को, तो 172 वोट लेने पड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, BNP, बाब या किसी और सियासी जमातों को अपने साथ मिला सकती है जिस तरह उन्होंने मिलाया था। अगर 172 वोट नहीं लेते हैं तो शहबाज शरीफ जो है ना अपनी हुकूमत खो देंगे और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक शायद 15 अगस्त से पहले ये वाली वफाकी हुकूमत मुझे पैक होती नज़र आ रही है। मामला अगले इलेक्शन की तरफ चल रहा है और 2 वजूहत याद रखिएगा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की गई है, जब बाकी मामलात में इस मुल्क की सालमियत के हवाले से मामला चल रहे हैं, उन चीज़ों को सामने रखते हुए मेरी ज़ाती राय के मुताबिक यही है कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाया जाए और मैं इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में देख रहा हूँ। थैंक यू जी, आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।